नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय विधि में कुछ परिस्थितियों की, कुछ एंटिटीज़ की के विधिक अस्तित्व के बारे में। भारत संघ और राज्यों को विधिक व्यक्ति माना गया है, यानी अनुच्छेद 300 जो संविधान का अनुच्छेद 300 है वो कहता है कि भारत संघ या राज्य इनके विरुद्ध इनके नाम से वाद लाया जा सकता है और ये भारत संघ और राज्य अपने नाम से अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकते हैं। इसलिए भारत संघ और राज्यों को एक विधिक व्यक्ति माना गया है। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति को भी विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, क्योंकि वह एकल निकाय की भांति है, यानी कॉरपोरेशन सोल एकल निगम है। एकल निगम है क्रमवर्ती व्यक्तियों की एक श्रृंखला है जिसमें एक के बाद एक व्यक्ति उस पद को धारण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में भी एक के बाद एक जीवित व्यक्ति आते रहते हैं, लेकिन विधि द्वारा जो राष्ट्रपति का पद निर्मित किया गया है इसका अस्तित्व सदा ही बना रहता है, ये कभी रिक्त नहीं रहता है, यानी और कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को विधिक व्यक्ति नहीं माना गया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का पद कुछ समय के लिए रिक्त रह सकता है कुछ परिस्थितियों में। इसी प्रकार केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों को भी विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि वे एकल निकाय की भांति नहीं हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 154 के तहत शासकीय अधिकारी ही माने गए हैं। इन्हें एकल निकाय नहीं मानने का और विधिक व्यक्ति नहीं मानने का एक कारण यह भी है कि ये अपने कृत्यों के लोप के लिए, यानी अपने कर्तव्य का पालन अगर ना कर पाएँ किसी कारणवश, तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं और न उनके कार्यालयीन कृत्यों, यानी कार्यकाल में जो शासकीय कार्य करते हैं उनके लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। मंत्री जो कार्य करते हैं, राज्य उनके कार्यों के लिए दायित्वाधीन होता है। इसी प्रकार अपने कार्यालयीन कार्यों के दौरान किसी भी संविदा का अगर वो भंग करते हैं मंत्री, तो उन पर व्यक्तिशः यानी पर्सनली कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक को एक विधिक व्यक्ति माना गया है, क्योंकि यह एक निगमित निकाय है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त हिंदू परिवार को विधिक व्यक्ति का परिस्थिति प्राप्त नहीं है। इसका कारण है कि ये दोनों ही संपत्ति धारण नहीं कर सकते और इनके नाम से इनके विरुद्ध या इनके द्वारा किसी व्यक्ति पर स्वतंत्र रूप से न्यायालय में वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। भारतीय विधि के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म को भी निगमित निकाय, इनकॉर्पोरेट बॉडी नहीं माना गया है। अतः वह स्वयं के नाम से वाद नहीं ला सकती और ना ही उसके विरुद्ध उसके नाम से वाद लाया जा सकता है। यही कारण है कि भागीदारी फर्म के सदस्य स्वयं अपनी फर्म के साथ कोई संविदा नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म का अस्तित्व और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, दोनों का अस्तित्व एक ही है। इसलिए कोई व्यक्ति स्वयं के साथ ही संविदा करने में सक्षम नहीं है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए भागीदारी फर्म के सदस्य अपनी फर्म के साथ स्वयं कोई संविदा नहीं कर सकते हैं।
परंतु निगमित कंपनी जो होती है, इनकॉर्पोरेट कंपनी, उसकी स्थिति फर्म से भिन्न है। निगमित कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो कि उसके सदस्यों के अस्तित्व से भिन्न होता है, यानी निगमित कंपनी और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग होता है। अतः निगमित कंपनी स्वतंत्र रूप से संविदा करने में सक्षम होती है, यहाँ तक कि उसके सदस्य स्वयं भी उसके साथ स्वतंत्र संविदा कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कंपनी या निगम को भारतीय नागरिक माना जा सकता है? कंपनी और कॉरपोरेशन वेदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के वाद में यह प्रश्न कि कंपनी या निगमित निकाय को भारत का नागरिक माना जाए या नहीं, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कंपनी या निकाय को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता, इसलिए वह भारतीय नागरिक के भांति मौलिक अधिकारों के हक का दावा पेश नहीं कर सकती। इस वाद के तथ्य हैं, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी एक शासकीय कंपनी थी जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्टर्ड थी। यह एक प्राइवेट कंपनी थी और भारत के राष्ट्रपति तथा वाणिज्य मंत्रालय के सचिव इसके अंशधारी थे। कंपनी ने भारत की नागरिकता का दावा पेश किया तो कंपनी को भारत का नागरिक माने जाने से इनकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के भाग 2 में केवल कुछ परिस्थितियों में नागरिकता के विषय में उल्लेख है, लेकिन इन प्रावधानों से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी कंपनी या निगमित निकाय को नागरिकता प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में भी यह अभिव्यक्त रूप से कहा गया है कि व्यक्ति की संकल्पना में किसी कंपनी, संघ या व्यक्ति समूह का समावेश नहीं है, यानी व्यक्ति में किसी कंपनी को, किसी संघ को या कोई व्यक्तियों का समूह है उसको व्यक्ति नहीं माना गया है। इसलिए केवल वास्तविक या प्राकृतिक व्यक्ति जो मनुष्य हैं वो ही नागरिकता धारण कर सकते हैं, ना कि कोई कृत्रिम व्यक्ति या निगमित निकाय। इस प्रकार कंपनी को या किसी निगमित निकाय को व्यक्ति की हैसियत प्राप्त नहीं है, वास्तविक व्यक्ति की, इसलिए वो नागरिकता का दावा पेश नहीं कर सकते। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता और राष्ट्रीयता, नागरिकता यानी सिटीजनशिप और राष्ट्रीयता यानी नेशनलशिप में नागरिकता और राष्ट्रीयता में विभेद किया है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप और राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, इनमें विभेद करते हुए अभिकथन किया कि कंपनी या निगमित निकाय की राष्ट्रीयता तो हो सकती है, नेशनलिटी तो हो सकती है, वो जिस स्थान पर उसका निगमन होता है, निगमन के स्थान पर प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से उसके राष्ट्रीयता हो सकती है, लेकिन इसे नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। इसलिए कंपनी या निगम को नागरिक नहीं माना जाएगा। आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अंशधारियों के रूप में किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो उनके मौलिक अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते और वे यथावत बने रहते हैं। इस वाद में पिटिशनर्स ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) और 31(2) में जो उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त है उनका हनन हुआ है। न्यायालय ने विनिश्चित किया
कि राष्ट्रीयता से उनके राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उनके मौलिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका अस्तित्व बैंकों के अस्तित्व से, बैंक जो कि एक निगमित निकाय है, उनसे भिन्न है। इस प्रकार संक्षिप्त में हम देखें, भारत संघ और भारत के राज्यों को, भारत के राष्ट्रपति को, भारतीय रिजर्व बैंक को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, जबकि केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, भागीदारी फर्म को, संघ लोक सेवा आयोग को, संयुक्त हिंदू परिवार को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। किसी निगमित कंपनी को भी विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।